दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे 89 साल के हो गए हैं। 89 साल की उम्र में भी बाजार के इस उस्ताद का मैजिक पूरी दुनिया पर सिर चढ़कर बोल रहा है। वॉरेन बफे की कामयाबी के जिक्र के बगैर सफल निवेश की कहानी पूरी नहीं हो सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे इतने अमीर कैसे बने? उनके निवेश का सिद्धांत क्या है? यह सवाल हर निवेशक के मन में उठता है। वॉरेन बफे के कथन पर गौर करेंगे तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि वॉरेन बफे किस आधार पर निवेश के फैसले करते हैं और आप किस तरह के शेयरों में दांव लगाकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है स्टॉक्स बुफे में। अच्छा, बुफे मतलब होता है कि बहुत सारा बढ़िया खाना, बहुत सारी डिशेस टू चूज फ्रॉम। तो स्टॉक्स बुफे का मतलब हुआ बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में चारों चांद लगा सकते हैं। उनमें विकल्प कौन से आप उसमें चुने। पर ये स्टॉक्स बुफे आज नाम क्यों ढूंढ के ले आए हम? तो दरअसल बर्कशायर हैथवे के जो सीईओ हैं वॉरेन बफे साहब, अब ये गड़बड़ ये है कि बुफे और बफे में मैं शो के दौरान बहुत कंफ्यूज होने वाला हूं, तो आप उसके लिए मुझे पहले से माफ कर दें। लेकिन वॉरेन बफे साहब जो हैं जाने जाते हैं हमारी जनरेशन के शायद आर्ग्यूबली सबसे बड़े निवेशक के तौर पे, सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पे। तो उनका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, इसीलिए आज नाम रख दिया शो का स्टॉक्स बुफे। अब इस स्टॉक्स बुफे में हम करेंगे क्या? तो वॉरेन बफेट साहब की जो फिलॉसफी है या उनके जीवन के जो वाक्य हैं, जो गलतियां करी, जो सही स्ट्रैटेजीज थी, उन पे बातचीत करेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे और उन कड़ी में कुछ स्टॉक्स को जोड़ के आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। हम लोग से मेरा मतलब डॉक्टर साहब स्क्रीन पे पैन आउट करें, हम सबके सब स्टूडियोज में आपकी मदद के लिए मौजूद हैं और इन स्टॉक्स पे एक आउटसाइड राय लेने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सेठी साहब, स्वागत है सीएनबी से आवाज पर आपका। तो वॉरेन जो बफे साहब हैं, बफे साहब और बुफे वो हम शो का नाम है, ये बार बार क्लियर करना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूज हो जाता हूं मैं खुद भी। तो इस समय वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन और सबसे जाने माने स्टॉक पिकर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट कह लीजिए। और जब इन्होंने शुरू करा था ना तो सीड कैपिटल था सिर्फ $10,000 का और आज उनकी खुद की पर्सनल वेल्थ इज $80 बिलियन। तो इनकी कमाई का और खासतौर पे जिस तरह से हम्बल हैं और ये वो हैं, इसके चलते वो ज्यादा जाने जाते हैं दुनिया भर में। बिल्कुल, तो दुनिया के 5 सबसे बड़े रईसों में से इन्होंने अपना नाम दर्ज करा रखा है। और जैसा आपने शो का नाम तय किया है बफेट, तो बफे मतलब खाने पीने के वैसे शौकीन है, आपका नाम बहुत ही सटीक है। स्टॉक भी ऐसे आने वाले हैं, स्टॉक भी ऐसे आने वाले हैं। एप्पल के शेयर में इन्होंने निवेश भी किया था, वो भी खाने पीने के नाम से देखिए कंपनी निराश है। कोका कोला हो गया, कोका कोला तो पीते ही हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी है। दिन में 5 कोका कोला पीते हैं, मतलब ये 5 कोका कोला पीते हैं और 3 सुबह दिन में और 2 रात को। और ये इनका पता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझाऊं, वॉरेन बफे साहब की सक्सेस मंत्रा और सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि जस्ट कीप इट सिंपल। जो सिंपलिसिटी है उसी पे बिलीव करो। आप पढ़ लीजिए कोई भी कोड, कोई भी तरह। बर्गर भी खाते हैं, मैकडॉनल्ड का बर्गर। आपने जो नाम लिखा है ना बफेट, वो आप चाहे कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, मैं बफे और बुफे में कंफ्यूज हूं, लेकिन जो बुफे आइडिया में कंफ्यूज नहीं हूं। हाँ, तो देखिए मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, वो भी चीज बर्स्ट वाला बर्गर, वो सुबह। मतलब ये जंक फूड खा के सबसे ज्यादा फिट आदमी 88 साल की उम्र में जंक फूड खाना इनका शौक है। और 89 इयर्स और आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बाजार के गुरु जो हैं, सब ट्रैवल करते हैं, वहां पे जाते हैं यूएस, इनको साल में एक बार उस एजीएम में सुनने के लिए। सब सिर्फ एक स्टॉक रखे हुए हैं ताकि एजीएम का इन्विटेशन आ जाए। तो हम लोग भी ले लेते हैं एक। आशीष बताइए कितने रुपए का है ये? इसमें सेठी जी सीड फंडिंग करेंगे और बाकी 5% हम लोग मिला देंगे। ठीक है, चलिए सेठी जी से पूछते हैं। अच्छा चलिए, पहला स्टॉक कौन सा? और पहले थोड़ा सा वॉरेन बफे साहब के थोड़ा रैशनल क्यों आप जोड़ रहे हैं इससे, और फिर स्टॉक कौन सा? बताइए कौन बताएगा पहले। मैं बता देता हूँ। खाने पीने की बात हो रही है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए HUL ये स्टॉक का नाम है, लेकिन इसके पीछे चुनने की वजह जो है
वो मैं और सुमित डिस्कस कर रहे थे, तो सुमित की तरफ से ये आइडिया आया था एक्चुअली। मैं अपना, मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस आइडिया को, लेकिन बढ़िया आइडिया लगा था। अब देखिए, वो डार्क चॉकलेट आइसक्रीम भी खाते हैं, तो अभी अभी बर्गर की बात हुई, कोक की बात हुई, वो डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं और वो ये कहते हैं मैं सुबह सुबह डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खाना इसलिए पसंद करता हूँ कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे एक कप ऑफ कॉफी है बाकी लोगों के लिए। तो ये उनका व्यक्तित्व बताता है। तो चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर, कई जगह आइसक्रीम खाते हुए इमेजेस। आप एजीएम में देखें, वो आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होंगे, टहल रहे होंगे। आप दूसरी जगह जाएं तो वो आइसक्रीम उनके हाथ में होगी। तो इतने ये फूडी हैं, इतना इनको खाना पीना देखिए पसंद है। तो मैंने सोचा कि ऐसी भारत में क्यों ना कोई कंपनी ढूंढी जाए। अच्छा, इनका एक और स्टाइल है, ये कहते हैं जो आप आसपास में देख रहे हो उसको आप पसंद करो और उन कंपनियों को आप खरीदो। कंपनियों को खरीदो, शेयर मत खरीदो। तो HUL की प्रोडक्ट्स आप हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइसक्रीम, इनके पास भी क्वालिटी वॉल्स है, इनके नाम से क्वालिटी नाम की कंपनी ने भी देखिए। अरे कई बार तेजी गलती से लोग कर देते तो आइसक्रीम के नाम पे हम मना करते थे, वो क्वालिटी नहीं है। आप याद करिए, हम ये कहते थे उस क्वालिटी में क्वालिटी नहीं है, और देख लीजिए आज क्या हाल हुआ है। तो ये क्वालिटी वॉल्स है। अच्छा, क्वालिटी वॉल्स तो HUL को भी समझ में आया था, उसने उस क्वालिटी के अगेंस्ट में एक केस भी किया था कोलकाता में, हाई कोर्ट में। लेकिन देखिए, मामला ये है कि ये आइसक्रीम के पसंदीदा व्यक्ति हैं। 12,000 करोड़ रुपए का जो भारत का आइसक्रीम का मार्केट है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा मार्केट दरअसल HUL का है। तो ये तो रैशनल था इसको चूज करने के लिए। HUL वैसे भी बढ़िया कंपनी है, लेके होल्ड करिए। इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बिल्कुल फिट बैठती है। बस एक ही चीज है, ये सस्ती होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या है, महंगी चीज, अच्छी चीज महंगी होती जाती है। उसके लिए बफे ने खुद कहा है कि आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स के लिए बड़ा पैसा भी देना कभी कोई खराब खबर आए, कमाल खास्ता ये कमाल देखिए इस कंपनी में आशीष, तो वॉरेन बफे साहब के इन्वेस्टमेंट रैशनल, उनसे लाइफ से जुड़ी कुछ चीज तो हेमंत ढूंढ के ले आए कि वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। कहाँ, और फिर उस HUL जोड़ दिया स्टॉक, और HUL क्या बेटर पेडिग्री का स्टॉक है। आइसक्रीम में उन्होंने बड़ा पैसा भी कमाया। 1997 में डेयरी क्वीन जो खरीदा था, और आई थिंक पिछले साल ही था कि अपनी AGM से थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लिया था। फिर AGM में नहीं आया, जब चले गए थे आइसक्रीम खाने, डेयरी क्वीन गए थे, वहां पर कुछ कस्टमर्स को आइसक्रीम सर्व किया था। आप वो वीडियोस देखेंगे, बिल गेट्स के साथ वो आइसक्रीम इनफैक्ट सर्व कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, कुछ ने कहा बकवास थी, पर हमें आइसक्रीम फ्री में मिल गई तो कोई नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, तो HUL वो पहला स्टॉक जिसको लॉन्ग टर्म के लिए, वॉरेन बफेट आपकी बात कर रहे हैं तो आज सब कुछ लॉन्ग टर्म वाली बात है। उनका कहना था कि आप भाव मत देखिए, बिजनेसेस को ओन करें। मतलब जैसे प्रमोटर खुद का धंधा रखता है, वैसे आप भी उस बिजनेस को ओन करें साथ साथ उसके, है ना। तो HUL सर पहला स्टॉक है। सेठी साहब, कैसा रहेगा ये लंबी अवधि के लिहाज से? नहीं आशीष, बहुत ही शानदार स्टॉक आपने चूज किया है, और ये बिल्कुल सैल्यूट होगा वॉरेन बफेट साहब को। उन्होंने इस तरह की एक ऐसी कंपनी है US में, क्राफ्ट फूड्स करके, उसमें एक बहुत सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर वही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये HUL भी बहुत ही शानदार कंपनी है। भारत में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जबरदस्त ब्रांड्स है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदे, करंट लेवल्स पे भी थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले एक साल में 2250 तक के लेवल्स, और बाकी अगर आपका 5-7 साल का व्यू है तो ये यहाँ से 3 गुना बिल्कुल हो सकता है। आई वुड वाउच फॉर अ प्राइस ऑफ 6,000 रुपया इन अबाउट से 5 to 7 years टाइम। बात करें ना लंबी अवधि वाली, तो ये 1 साल का टारगेट छोड़ दीजिए, ये कहानी लंबी है, तो 3 गुना होता हुआ नजर आएगा अगले 5-7 साल में। तो 6,000 तक के लेवल्स आपको HUL का स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। तो एक जमाना था HUL बहुत लंबे अरसे तक कंसोलिडेट करता था, एक दायरे में फंसा हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, क्या तेजी आई थी। अब अगले ब्रेकआउट का इंतजार करिए। छोटी सी और चीज ऐड कर देता हूं, उनका स्टाइल ये कहता है कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर शेयर बाजार 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो भी वो कंपनी का भाव आपको दुख ना हो, डर ना लगे। तो HUL उस पैमाने पर भी, मैंने मतलब जब एक आइडिया आया सुमित की तरफ से, तो मैंने और बैठ के उसमें सोचा, तो मैंने देखा ये बहुत सारे पैमाने पर फिट बैठता है। ठीक बात। तो HUL गजब का स्टॉक हो सकता है। अच्छा, खाने पीने की बात हुई तो मेरा अगला स्टॉक, अच्छा एक आपको पता है, वॉरेन बफेट साहब को हम लोग ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, निक नेम के तौर पे। क्यों कहा जाता है? बताइए, वहां पे थे, हाँ, वहां के रहने वाले हैं, और ओरेकल मतलब भाई प्रीस्ट हैं जिनकी प्रोफेसी दुनिया भर सुनना चाहती है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, तो इसीलिए ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से और बफेट साहब जाने जाते हैं। उन्होंने जो फिलैंथ्रोपी करी है, जो आज सुबह से इस बारे में इस एंगल पे ज्यादा बात नहीं हुई, जो फिलैंथ्रोपी उन्होंने करी है, जो उन्होंने पैसे देखिए जो पब्लिक को वापस दिए हैं, लोगों में जो बांटे हैं, वो गजब। उनके बच्चे इसी कामकाज में इस समय लगे हुए। बिल्कुल ठीक है। तो एक स्टॉक हो गया HUL। दूसरा
वॉरेन बफेट साहब की एक स्टाइल था जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि कीप इट सिंपल। तो ऐसे धंधों में पैसा डालिए जहां पे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े आपको, सिंपल हो धंधे चलाना और बड़ा लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो उन धंधों में, उनमें पैसा लगाना चाहिए। उसी कड़ी में उन्होंने कोका कोला में पैसा लगाया था और वन ऑफ द मोस्ट पब्लिसाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स है वो वॉरेन बफेट साहब का आज भी कोका कोला का जो इन्वेस्टमेंट था। उनका कहना था किसी भी ऐसे धंधे में पैसा ना लगाएं जो धंधा आप खुद ही नहीं समझ सकते। यस। तो अब कोका कोला से मैंने क्या जोड़ा, यूनाइटेड स्पिरिट्स को। अब लॉजिक समझाता हूं, एक दोनों फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं, दिमाग की जरूरत नहीं है। दोनों अब मैं लॉजिक लेके आऊंगा, लॉजिक समझ आ गया। और एक और इसमें क्या है, और आप लोग बुफे खाने जाते हैं तो उसमें लिकर इंक्लूडेड है कि नहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुफे का, तो दोनों तरफ से फिट बैठता है ये स्टॉक। तो एक तो फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं दोनों, दूसरा धंधा सबको मेरे ख्याल से समझ में आता है, कोका कोला का भी और यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी, तो नो ब्रेनर उस लिहाज से। एक तो जो स्पेस में ऑलमोस्ट कह लीजिए इनइलास्टिक डिमांड है इसकी, और कई लोग इसको मानते हैं एक लॉन्ग टर्म कंजम्पशन प्ले के लिए बेहतरीन बेट हो सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है प्रीमियम ब्रांड्स का इस कंपनी के पास आज की डेट में, और जो नाम आपने सुने होंगे सब इस कंपनी के पास हैं। जॉनी वॉकर दुनिया की लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच, स्पर्नॉफ दुनिया की लार्जेस्ट सेलिंग वोडका, ब्लैक डॉग सबसे तेज बढ़ती हुई स्कॉच, हाईएस्ट ग्रोथ, मैकडॉवेल नंबर 1 सबसे ज्यादा सेलिंग विस्की। इस तरह का पोर्टफोलियो है इस कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के पास, गजब का। अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंटेज बदला, डियाजियो के पास ये कंपनी चली गई है, और डियाजियो कौन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लिकर स्पेस में, स्पिरिट स्पेस में। हाल में आपने सुना होगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से इन्होंने और एडिशनल स्टेक एक्वायर करा, अब तो 55% के पार अपनी होल्डिंग ले जा चुके हैं, लगातार अपनी होल्डिंग कंसोलिडेट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 6-7 साल दे लीजिए ये स्टॉक कहीं नहीं गया, एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। दायरा क्या है, 350-400 नीचे की तरफ, 650-700 ऊपर की तरफ। 5-7 साल से यही कहानी चल रही है स्टॉक की, पर अब इवेंचुअली लग रहा है जिस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट चेंज हुआ, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करा, वो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस पे ऑफ कर रहा है। इन 5 सालों में जब से मैनेजमेंट बदला है 6000 करोड़ का डेट रिड्यूस कर चुके हैं, और ये कहानी प्रीमियमाइजेशन की, कॉस्ट कटिंग की, मार्जिन एक्सपेंशन की अभी भी कंटिन्यू हो रही है। Q1 के नंबर्स देखिए आप, आय 10% बढ़ी, EBITDA 95% का उछाल, मार्जिन 700 बेसिस पॉइंट का सुधार दिखाते हुए, तो गजब की कंपनी है। मुझे लगता है इवेंचुअली इस रेंज के बियॉन्ड जाती हुई नजर आएगी, और मैं उस कैटेगरी में रखता हूं जिसमें धंधा समझ में आता है कि किस तरह का आगे का। इनका कोई रम ब्रांड है, हर्षदा पूछ रही थी। नहीं है। कैप्टन मॉर्गन है ना। So, और अच्छा कोक अच्छा ये आप एक बार रमन साइन कोक। बोर्ड मत लगाइए इनकी क्यूबा दुकानों के बाहर, लीब्रे। और देखिए लाइन फिर भी लगी रही। हाँ, बस आप लोग ढूंढते पहुंच जाते हैं। एरो लगा दीजिए, आगे है दुकान के ऊपर sign board मत लगाइए। अंग्रेजी एरो, तो ये इस तरह का ट्रैक्शन है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आज से बड़ी अट्रैक्टिव बेट हो सकती है, और थोड़ा बहुत बुफे साहब की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट बैठती है, सिंपल धंधा जो समझ में आता हो। सेठी साहब आपको तो ज्यादा समझ में आता होगा, ये कंपनी है कैसी सर? नहीं, मेरा तो मैंने बिल्कुल आशीष, फंडामेंटल बहुत के ही लिहाज से शानदार कहा। कंपनी है, और एक बहुत ही शानदार। वैसे आपको बता दूं, मैं तो टी टोटलर हूं, तो मेरे काम की कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है वैसे। नहीं, तो हमने ये सवाल ही नहीं पूछा था आपसे सर। की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की बारे स्टोरी में पे। बात कर रहे थे। सॉरी आशीष। नहीं, मैंने कुछ सर बताएं सर। हाँ, नहीं बिल्कुल एक शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स है, एक भारत की कंजम्पशन स्टोरी को एकदम बिल्कुल रेप्लिका है, समझ लीजिए आप। जिस तरह से भारत में कंजम्पशन बढ़ेगा, ये कंपनी बिल्कुल अच्छा करती रहेगी। और हाल ही में हमने देखा जो इनके प्रोमोटर है डियाजियो, उन्होंने भी अभी हाल ही में भी स्टेक बढ़ाया है ऑलरेडी, जबकि उनके पास 54% से ज्यादा का स्टेक है इस कंपनी में। तो मुझे लगता है इस कंपनी को भी बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ये भी जो वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल है उस पर बिल्कुल खरी उतरती है, और मुझे लगता है खाली एक ही चीज उनको करने की जरूरत है इस कंपनी का, अगर नाम बदल के डियाजियो को नाम दे दें इस कंपनी को, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी री रेटिंग हो सकती है इस स्टॉक की। तो वैसे 1 साल का मेरा लक्ष्य रहेगा 750 रुपए का, बट मुझे लगता है 5-7 साल में ये स्टॉक भी 2,500-3 हजार रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल हो सकता है। अरे वाह, 2,500-3 हजार, ये सब आगे की बात हो रही है। आज 5-7 साल में 2,500-3 हजार के लेवल दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये बात सही है। एक बार ये नाम बदल दें, डियाजियो इंडिया टाइप कुछ नाम आ जाए, आप देखिए कैसी रेट होती है इवेंचुअली ये स्टॉक। यूनाइटेड स्पिरिट्स को रडार पे रखेगा ये स्टॉक भी। सेठी साहब की तरफ से तो हरी झंडी आ गई, साइन ऑफ अप्रूवल है। अगला स्टॉक कौन बता रहा है? मैं तो लास्ट में बताने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों? बता देता हूँ। मुझे आदत है क्या 30 सेकंड 40 सेकंड बचे तभी बताऊंगा मैं? ठीक है,
अच्छा सस्पेंस है। वो स्टॉक बताने वाला हूं जो वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि आप 50 साल के लिए खरीदिए। बस तो अब सब लोग इंतजार करिएगा उस स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक हर्षदा आप ही बता दीजिए हाँ, फिर। मैं बताती हूँ। तो चलिए, हम कह रहे हैं कि वॉरेन बफे ने बहुत सही समय पर कई सारे निवेश किए, चाहे वो डेयरी क्वीन हो, मैकडॉनल्ड्स हो, कोका कोला हो, लेकिन वॉरेन बफे ने खुद कहा है कि कभी कभी मैं गलत भी पड़ा हूं, और गलत स्टॉक खरीदने के लिहाज से नहीं, स्टॉक नहीं खरीदा इसीलिए मैं गलत पड़ा हूं। तो वही थीम, और जैसे मैं भी ये थीम इनफैक्ट आशीष से इंस्पायर होकर लेकर आई हूं। इन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी इस पे। स्टॉक मैं आपको बताऊंगी, बहुत गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहे मेरे शो के दौरान। फाइनली राइट स्पिरिट्स पे आके रुका मैं। लेकिन इंटरेस्टिंग थीम है, क्योंकि देखिए जो मिस्टेक इन्होंने की, उन्होंने समय से अमेज़न नहीं खरीदा, उनको बिजनेस अच्छा लगा था, वो कंपनी की ग्रोथ देख रहे थे, और फाइनली बर्कशायर हैथवे ने 2019 यानी कि इसी साल के बिगनिंग में स्टेक खरीदा। बहुत लेट आए थे, इनको पहले मौके थे इस कंपनी में निवेश करने के। वैसे ही अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, इन्फो एज इज द स्टॉक जिसपे मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि देखिए वॉरेन बफे भी समझते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी जिंदगी में, और अगर आप भारत में इस तरह की कंपनी ढूंढने जाएं तो इन्फो एज ही रहेगी, जो एक प्योर इंटरनेट कंपनियों का प्ले है। इन्फो एज क्या करती है? दरअसल इन्होंने Naukri.com लाया है, 99 एकर्स लाया है, जीवनसाथी.com, कई सारे बिजनेसेस हैं, इनफैक्ट शिक्षा.com जैसी कंपनी भी है। तो ये बिजनेसेस वो चलाती है। साथ ही इन्फो एज के प्रमोटर संजीव भीखचंदानी ने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है, क्योंकि वो नए न्यू एज बिजनेसेस और वहीं पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जोमेटो की हम अक्सर बात करते हैं। तो ये कंपनी है, अगर आपने इंटरनेट बिजनेस पर दांव लगाना है, इस कंपनी पर आप फोकस करें, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा खासा ट्रैक्शन अपनाया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज मैं नोटिस कर रही थी कि इस डल मार्केट में, जहां पर रिक्रूटमेंट के मार्केट में हम देख रहे थे जॉब्स की स्थिति थोड़ी सी पस्त थी पिछले कई महीनों में, रियल एस्टेट बिजनेस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, उसके बावजूद अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। तो वो क्योंकि इनका मॉडल ही ऐसा है कि कम निवेश पर ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और उसका फायदा मिल रहा है। एक और चीज, क्योंकि मैं न्यू एज बिजनेसेस का जिक्र कर रही हूँ, एक अनलिस्टेड कंपनी में वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने सीधा पैसा लगाया हिंदुस्तान में। हाँ। हिंदुस्तान में पेटीएम। अनफॉर्चुनेटली इन्फो एज के पेरेंट्स ने इसमें पैसा नहीं लगाया था, तो वो उनके लिए शायद मिस होगा, लेकिन वहां पर वो कनेक्शन भी बैठता है ना। अपनी इन्वेस्टी कंपनीज के लिए जाना जाता है अब तो ये जोमैटो, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट इन्फो एज ने कर रखा है। और सही बात है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी काफी, मल्टी डिकेड्स के रन के बाद अब जाके अमेज़न में पैसा लगाया, इस तरह की मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन सेठी साहब, इन्फो एज भी क्या लंबी अवधि के लिहाज से रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? क्योंकि हाँ, एक्सपोजर तो बड़ा यूनिक देता है ये, अदरवाइज कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है नहीं जो इस तरह का एक्सपोजर हमें दे पाए न्यू एज बिजनेसेस में। बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत ही शानदार कंपनी है, एक न्यू एज बिजनेसेस को रेप्लिकेट करती है, और जहां पे आने वाले सालों में ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। और जिस तरह से हर्षिदा ने डिटेल्स बताए, इनके काफ़ी बड़े और नामी पॉपुलर पोर्टल्स हैं। फिर जो दो बड़ी कंपनियां जैसे जोमेटो है, पॉलिसी बाजार में ये स्टेक ओन करती है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो हालांकि वॉरेन बफेट साहब ने खुद ने भी एडमिट किया कि उनको ये जो न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी देरी हो गई, बट बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और निवेश किया। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 2500 रुपए का, और बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक भी इन द नेक्स्ट से 5 years वी कुड सी इट गोइंग 3 times फ्रॉम द करंट लेवल। आज तो सेठी साहब मूड में है, 2-3 टाइम 4 टाइम की बात कर रहे हैं, और ये जो 2500 का टारगेट 1 साल का है, वो भी इन भाव से तो 25% का अपसाइड है। इन्फो एज वो काउंटर जिसको आप आशीष, मेरे पास एक्चुअली कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। आपने इतने अच्छे और बेहतरीन स्टॉक्स चूज किए हैं कि सब में ही ऐसे लग रहा है कि दे वुड बी मल्टीबैगर इन 5 to 7 years टाइम। अरे ग्रेट, तो चलिए। तो वॉरेन बफेट कभी लेंगे ही नहीं। हाँ। तो हम कैसे ले सकते हैं? नहीं, वॉरेन बफेट, अच्छा ऐसे तो जैसे हर्षद एक मिस अपॉर्चुनिटी की बात करी ना, ऐसी वॉल्ट डिज्नी जब वो कंपनी थी, जब वो पहले थीम पार्क बनाना चाहती थी उस जमाने में, तब उसने कई सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करा था, उसमें से एक वॉरेन बफेट साहब थे। तो उन्होंने भी उस इन्वेस्टर्स की कड़ी में पैसा लगाया था, पर इनको कुछ आने वाले कुछ 3-4 महीनों में किसी ने 50% का अपसाइड दे दिया, इन्होंने इनकैश कर दिया, बुक कर दिया। और उसके बाद हिस्ट्री है कि वॉल्ट डिज्नी किस तरह का मल्टीबैगर बना था। तो एक मिस अपॉर्चुनिटी, वो एक होता है ना, समय से पहले बुकआउट कर दिया, फिर उसके बाद गजब के रिटर्न उस स्टॉक ने भी दिए थे। एक स्टॉक और लेना, डायरेक्टर ब्रेक लेना। सीख के तो वॉरेन बफे बने हैं वो। अब उन्होंने सीख लिया, अब उसको हमें एमुलेट करना है बस। आसान है। एक स्टॉक बता दे जरा क्विकली, तो हम चलिए फटाफट बताता हूँ। मेरा स्टॉक है जिलेट इंडिया। इसको मैंने इसलिए लिया
क्योंकि वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ना कि उनकी होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है, तो 100 साल की कंपनी है और पीएनजी उनकी होल्डिंग में है। और इस कंपनी की जो है, अगर इसमें स्क्रीन पे आप देखिए लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उस दिन हम ब्लेड बनाना बंद कर देंगे जिस दिन हम इससे बेटर नहीं बना पाएंगे। ये जिलेट वालों ने कहा था। इससे अच्छा और क्या टारगेट हो सकता है आपका? क्योंकि इसके जो फाउंडर थे किंग सी जिलेट, उन्होंने MIT के इंजीनियर्स को चैलेंज किया था कि इतनी पतली रेजर इतनी मजबूत बना के दिखाई, वो नहीं बना पाए, इन्होंने बनाया। तो अब उसको अब उतनी पतली से और पतली बना पाएंगे ये लोग? अब ये बढ़ाते जा रहे हैं, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, अब मैक 5 भी आ गया और वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो ये जो लिखा ना कि टारगेट आप फिक्स मत करिए, अनएंडिंग टारगेट चलने दीजिए, तो इसलिए हमने इसको लिया। अब नंबर्स आप देखेंगे 30-40% की ROE है, शानदार नंबर है। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 150-200% का रिटर्न है। आजकल कोई शेक लगा रखने लगा आपके हर स्टॉक में आजकल ROE ये वो ये क्या चल कर रहा है आजकल? बुफे साहब ने कहा कि नंबर्स पे ध्यान दीजिए। कर लिया आपने सब। बुफे साहब ने कहा है हर रोज 5 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। Yes. वो पढ़ते हैं बंद कमरे अगर में आप बैठ के सफल होना चाहते हैं और तो किसी से बात नहीं करते, कमरा बंद कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। पहले अखबार पढ़ते हैं ढेर सारे 4-5 घंटे तक, और उसके बाद फिर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो ये और उसका निष्कर्ष निचोड़ निकलता है जब बर्कशायर हैथवे की एनुअल रिपोर्ट आती है, जिसको सब पढ़ते हैं और ये रोज करते हैं। तो ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक ये मानव जाति रहेगी तब तक शेविंग होगी और जिलेट मुझे याद है वो पहले वो टोपाज के ब्लेड से जब करते थे कितना कटता था। अच्छा, वर्ल्ड लीडर ने पूरी तस्वीर बदल दी। 69% वर्ल्ड मार्केट शेयर है और 49% इंडिया में है। पर आजकल दाढ़ी का कंसेप्ट बहुत आ रहा है, अब फिर क्या होगा? वो रॉ लुक के लिए थोड़ा सा लोग करते हैं, लेकिन 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर लाइन पे आ जाते हैं। अच्छा, बहुत लंबा जा रहे हैं हम लोग। सेठी साहब, जिलेट ये स्टॉक कैसा है? नहीं, बिल्कुल ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। और इसमें तो एक बात ये भी है कि 1989 से वॉरेन बफेट साहब भी खुद इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। तो एक बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। और ये एक जैसे उनकी एक फेमस कोट है कि आवर होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, तो उस कैटेगरी में बिल्कुल ये फिट बैठता है। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 8,500 का। और ये भी स्टॉक मुझे लगता है आने वाले 10 साल में 4 गुना हो सकता है यहाँ से। वाह, 10 साल में 4 गुना होने का दमखम रखता है। तो आप सही कह रहे हैं, मतलब ब्लेड बढ़ते जाएंगे, फिर 10 ब्लेड के साथ हम शेव करेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सुमित का स्टॉक, और सबसे आखिरी में और क्या, सबसे 52 साल के लिए कोई स्टॉक लेना है तो हाँ 52 सालों के लिए आज से अगर कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना है तो वो भी जानिएगा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश स्टॉक बुफे में। और हमने 4 स्टॉक्स को डिस्कस कर लिए, मैं बाद में आऊंगा, रिविजिट करूंगा उन 4 स्टोरीज को। लेकिन सुमित, अगला स्टॉक कौन सा है? देखिए, सबसे मैंने जो शेयर चुना है उसके लिए बहुत ज्यादा फिलॉसफीज बची नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी सारी फिलॉसफी ले ली गई थी। तो मेरे पास एप्पल, उनका सबसे ब्लू आई बेबी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो उनके पास हमेशा से ही रहा है और उनको बहुत मेजर रिटर्न कमा के दिया एप्पल ने। बिगेस्ट होल्डिंग है, 25% की होल्डिंग बर्कशायर हैथवे के पास है एप्पल की। अब इंडिया में तो भैया एप्पल मिलेगा नहीं, तो ऐसी कंपनी जो उसके प्रोडक्ट जैसे कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो मैंने कंपनी चुनी डिक्सन टेक। दरअसल एक कंपनी वो है जो कि सैमसंग के लिए आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, उनके लिए मेजरली मोबाइल्स एंड उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराती है। तो अगर इंडिया में उस तरह की स्टोरी को कोई प्ले करना चाहे जो कि एप्पल जैसी बन सकती है, अगर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाती हुई कंपनी, तो शायद यही कंपनी इसको पहले ऑर्डर मिल सकते हैं। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कराती है, या फिर किसी भी बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग का कामकाज करती है, और एक अच्छे नाम के तौर पर है भी, पुराना नाम है, और स्पेशली बड़े ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस लिहाज से इस कंपनी को देखा जा सकता है। मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी इसमें 2800-3000 के टारगेट दे रही हैं। अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स मानते हैं, तो हो सकता है एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और सरकार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी दे रही है। सेठी साहब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज? नहीं, बिल्कुल देखिए अच्छी कंपनी है। और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, इन सब के मतलब कई लीडिंग जो ब्रांड्स हैं उनके लिए बनाती है। और जिस तरह से हाल ही में सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी FDI को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, और मेक इन इंडिया पे सरकार का बिल्कुल फोकस रहा है, मुझे लगता है ये कंपनी भी आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेगी। ये भी एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म निवेश का स्टॉक है। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 3250 का, और बाकी मुझे लगता है ये भी इन द नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स यहाँ से 4x हो सकता है। अरे वाह, 4 गुना हो सकता है ये स्टॉक। ये सब सेठी साहब जो कह रहे थे ना, 5-10 साल की कहानी है, पर अभी 50 साल की कहानी आपके सामने आएगी, वो 50 तोला टाइप्स।
प्रदीप स्टॉक कौन सा है? देखिए, अभी हाल में वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि अगले 52 सालों तक इंश्योरेंस कारोबार बर्कशायर हैथवे का मुनाफा बढ़ाएगा। इंश्योरेंस कारोबार जो है करीब उनकी आधी वैल्यू इस कारोबार से आती है। तो 52 साल उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये कारोबार शुरू किया था 1967 में, 1967 में। उसको 52 साल पूरे हुए इस साल। तो इस मौके पर उनका ये कहना था कि $8.5 मिलियन का कुल इन्वेस्टमेंट था शुरुआत में 52 साल पहले, और आज जो फंड है केवल इन्वेस्टेबल फंड्स इस सेगमेंट के, क्योंकि अलग से वैल्यूएशन तो आती नहीं है, वो $115 बिलियन है। यानी आप पहले तो मिलियन का बिलियन कीजिए 1000 और फिर उसको 3 और गुना, तो 3000 गुना इस तरह की ग्रोथ आई है। तो उन्होंने ये कहा कि अगले 52 साल तक अगर ये बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ देता रहे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये 52 साल का आइडिया है, लेकिन हमारे देश में तो देखिए और भी अंडर पेनिट्रेशन है। और इनफैक्ट यहाँ पे तो शायद 72 साल 82 साल तक, अगले कई सालों तक चलेगा इंश्योरेंस। तो हमारी लाइफ टाइम में तो ये एक थीम बनती है, और इसलिए मैंने चुना है बजाज फिनसर्व, जो बजाज ग्रुप के दोनों कारोबार है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के, इसी में है। इनफैक्ट इनका बर्कशायर हैथवे के साथ ऑनलाइन बजाज एलियांस के प्रोडक्ट बेचने के लिए एक टाइप भी था। तो कुछ समय तक साथ में काम भी किया है। आज से करीब 8-9 साल पहले इस तरह की रूमर्स भी चली थी कि ये हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये देश की सबसे जबरदस्त कारोबार करने वाली कंपनी है और सारे फंड मैनेजर्स की पसंद है। इस पे इसकी क्या वजह है, डिटेल तो सेठी साहब बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 आंकड़े बता दूं। पिछले 9 सालों में कंपनी का मुनाफा कुल 6 गुना बढ़ चुका है। 9 साल में 6 गुना। तो अगले 9 साल में अगर वॉरेन बफेट साहब की बात सही रही तो क्या 6 गुना यहाँ से और होगा? ये आप सेठी साहब से पूछेगा। पिछले 3 सालों में ही लेकिन कंपनी की इनकम दुगनी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि स्पीड कम हो रही है, बिल्कुल एक्सीलेटर पे पांव रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग। बजाज फिनसर्व, सेठी सर क्विकली बताएं। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंश्योरेंस के स्पेस में है, जो कि एक बिल्कुल सनराइज सेक्टर है इंडिया में। बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, जैसे प्रदीप ने भी बताया। और इस कंपनी का मैं तो धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इस कंपनी की वजह से जब 7-8 साल पहले वॉरेन बफेट साहब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक दिल्ली में एक सेमिनार रखा था, उसमें मैं गया था और मैंने इन पर्सन वॉरेन बफेट साहब को देखा और वहां पे मिस्टर अजीत जैन के लिए बहुत अच्छी बातें सुनी। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 8,250 रुपए का, और बाकी मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 5 to 7 years वी कुड सी लेवल्स ऑफ 30,000 रुपीज ऑन द स्टॉक। अरे वाह, आपकी अच्छी बात की उन्होंने। अजीत जैन दरअसल वॉरेन बफेट के इंश्योरेंस कारोबार के प्रमुख हैं। एक भारतीय है, ये हमारे लिए बड़े गर्व का। यस, तो सक्सेशन प्लान की जब बात हो रही थी तब उनका नाम सबसे आगे आ भी रहा था। वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा बिजनेस। वॉरेन बफेट साहब जब अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे, अभी तो उम्मीद करते हैं 115 साल वो जिएंगे, उसके बाद अगर ये कारोबार बांटने की नौबत आएगी तो इंश्योरेंस कारोबार को इनके पास जाए। ठीक बात। तो अब वो हमारे आज के बुफे स्टॉक्स जो हैं, HUL, USL, इन्फोएज, जिलेट इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व, और इन सब स्टॉक पे सेठी साहब की मुहर है। 5-7 साल रुकें, गजब के रिटर्न्स ये सब स्टॉक्स डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। सेठी साहब धन्यवाद आपका और आप सबका इंटरेस्टिंग स्टॉक शेयर करने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।